ये सीट भी ऐसी है कि इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था एक ज़माने में, लेकिन कहा जाता था। छेदी पासवान उन्हीं नेताओं में से हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के जाने के बाद कहा था कि फिर आइएगा। नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के भरोसे ही ये वादा किया था इस देश की जनता से कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दूंगा। कि राहुल गांधी की परवरिश में भी उनका बड़ा हाथ रहा है, उनको बड़ा करने में उनके साथ बुआ मानते हैं राहुल गांधी उनको। वो अपनी मिट्टी, अपने गांव की खुशबू के कारण बड़े बड़े पद छोड़कर गए हैं। संजीव मिश्रा उनका नाम है। उसके बाद आप देख लीजिए कि बैद्यनाथ मेहता हैं, वो सारे लोग अपने अपने नौकरी और बेहतर सेटल्ड थे, उसको छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो क्यों आए हैं? कांग्रेस और भाजपा में कब से ही दोस्ती होने लगा, ये तो मुझे भी नहीं किया कभी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप और ये विशेष पंचनामा है। देखिए, हमने कल आपको दिखाया था लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो 17 सीटिंग सांसद हैं उनमें से 8 सीटों पर किन सांसदों का टिकट कट सकता है और किन सांसदों की लॉटरी लग सकती है। उनके बारे में हमारे दोनों ही डॉक्टर साहब और विशेष डॉक्टर साहब जो कि बाबा बैठे हुए हैं, दोनों ने अपने विश्लेषण के आधार पर आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के किन दिग्गजों का टिकट कटेगा और किन की लॉटरी लगेगी। आज फिर बचे हुए जो सीट हैं, 17 सीटों में से जो सीट बचे हुए हैं, एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं कि कल कौन कौन सीटों पर हमने चर्चा किया था। कल हमने पटना साहिब पर चर्चा किया था, बेगूसराय, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं मधुबनी, दरभंगा, अररिया, मुजफ्फरपुर, शिवहर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर और सासाराम सीटों पर। देखिए, सबसे पहले मधुबनी चलते हैं और मधुबनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मधुबनी में वहाँ पे वर्तमान जो सांसद हैं अशोक यादव हैं, लेकिन अगर सर्वे की बात की जाए, जो सर्वे अभी चल रहा है और जो सर्वे हुआ है दैनिक भास्कर के द्वारा और कई एजेंसियों के द्वारा, उसमें पहली पसंद के रूप में अगर देखा जाए तो अशोक यादव का नाम नहीं आ रहा है सर। अशोक यादव दूसरे स्थान पर 36% हैं और सबसे जो पहली पसंद है लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मधुबनी से, वो हैं हरिभूषण ठाकुर सिंह बचौल। क्या कहेंगे? देखिए, हरिभूषण बचौल एनडीए के पॉपुलर विधायकों में से हैं। स्वभाव से बड़े विनम्र हैं, लेकिन भाषाई जो उनके विरोधियों के प्रति बड़े अग्रेसिव हैं और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं। भाजपा के लिए आइडियल कैंडिडेट हैं। और आपको पता है कि इस क्षेत्र में मधुबनी हो, दरभंगा हो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाइए, इस क्षेत्र में जो मुसलमानों की जनसंख्या है वो मिली जुली है। और अगर आप रिलीजियस पोलराइजेशन करने में सफल हो जाते हैं तो आप जातीय जो भेद है उसको भी तोड़ने में सफल हो जाते हैं। तो इसलिए हरिभूषण बचौल का सीट पर दावेदारी थोड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन ये भी बड़ी विचित्र बात है कि सीटिंग सांसद जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम है। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा जो एक खोज रही है कैंडिडेट फॉर स्लॉटर, एक कहावत है अंग्रेजी में, कैंडिडेट फॉर स्लॉटर। आखिर किसकी बलि दी जाए, किसकी कुर्बानी दी जाए। एक आध आदमी कुर्बानी देकर बताना पड़ेगा ना कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं जी। तो ऐसा ना कि उस लिस्ट में इनका नाम आ जाए। बाकी विशेष भाव बताएंगे। कम परसेंटेज है, 1% का अंतर है। हाँ ठीक है, लेकिन अंतर है ना, सीटिंग सांसद से ज़्यादा आप विधायक का पॉपुलैरिटी बता रहे हैं। अब आपको ये छोटा ही बात लग रहा है। चलिए बाबा से समझते हैं। बाबा, विधायक होते हुए हरिभूषण जो बचौल हैं उनका पॉपुलैरिटी ज़्यादा आया है, लेकिन क्या आपने कुछ दिन पहले खबर किया था कि जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव न लड़ाए लोकसभा का? तो उसका तो जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी करने लगी है ना, अलग अलग पार्टियों से विधायक लाने लगी है। तो वो कोरम पूरा कर लगे। जितने विधायकों की को लड़ाना होगा चुनाव, उनके जगह पर दुगना तिगुना वो अपने खाते में ले आकर के जमा कर लेगी। खैर, कल ही 3 लोग अब इससे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि कभी कभी होता क्या है ना कि पिता के अक्ष में पुत्र का अक्ष देखा जाता है। हुकुमदेव नारायण यादव नाम सुनिएगा तो आपको लगेगा, गर्व महसूस होगा कि कोई व्यक्ति था जो सदन में गरजता था और उसकी बातों पे साफ नजर आता था कि कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं है। उनके पुत्र हैं ये, तो उनके पुत्र हैं तो इनमें भी लोग वही खोजेंगे। और ये सबसे बड़ा कारण होता है पुत्र के सफल नहीं होने का।
क्योंकि हरिभूषण हुकुमदेव नारायण यादव एक बड़ा बैरियर खड़ा कर दिया है, एक बड़ा हर्डल रख दिया है, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल होगा। कई बार नंबर 1 सांसद का भी अवार्ड बिल्कुल, मिल चुका है। बिल्कुल। मोदी जी भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने हरिभूषण ठाकुर बचौल की बात की। हरिभूषण ठाकुर बचौल में भारतीय जनता पार्टी दो नेताओं का अक्स देख रही है, एक गिरिराज सिंह और दूसरा अश्विनी कुमार चौबे। अच्छा, क्योंकि दोनों को ये भैरी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका अगर ग्राफ बढ़ता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने कई बार इंटरव्यू लिया होगा उनका, और उनके पास तथ्य हैं, तथ्यों के आधार पर वो बात करते हैं। और मैंने विशुद्ध जिसको कहा जाता है हिंदुत्व वाला एजेंडा, ये दोनों तो थोड़ा सा डिरेल भी हो जाया करते थे, कभी पाकिस्तान भेजते थे तो कभी खाड़ी में भेजते थे, लेकिन ये दोनों का मिश्रण है और अपने क्षेत्र में अपने लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए इनका ग्राफ बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अशोक यादव एक युवा का इस बार हो सकता है कुर्बानी अगर मधुबनी से हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए अशोक यादव थम्स डाउन। सिद्दीकी से लेकर यहाँ पर जो गुलाब यादव जो प्रत्याशी हैं बड़े तगड़े हैं। चांसेस ये भी हैं कि सिद्दीकी अगर चुनाव उनको नहीं लड़ने को मिलता है एज की वजह से या जो भी कारण रहा, तो इस सीट पर एक नया आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाएगा। गुलाब यादव यहाँ से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी बड़ा मन मारकर उन्होंने किया था। ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए के लिए सीट बड़ा आसान हो जाएगा। तो वैसे में हो सकता है कि हरिभूषण बचौल इतना कुछ बोले हैं तो उनको भी कुछ एक प्रमोशन मिल जाए। पिछली बार तो बाबा ने कहा है कि इतने बड़े नेता के पुत्र हैं तो उनका टिकट काट पाना भी संभव नहीं था, लेकिन इस बार तो आपको पता है कि अश्विनी चौबे और उनके पुत्र दोनों के लिए चांसेस नहीं बन रहे हैं, तो ये परिपाटी वहाँ भी रिपीट हो सकती है। अच्छा, अशोक यादव के लिए आपका थम्स डाउन है? मुझे भी लगता है कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए। चलिए हालांकि एक बात मैं बोल दूं बजाते समय, यादव समाज से आते हैं, यादव समाज को कितना अभी भाजपा अपने पक्ष में करने के लिए कर रहा है ये भी आप देख रहे हैं। तो अब यादव का टिकट काट कर थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, तो हमारे दोनों ही जो अतिथि हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि दोनों ने ही थम्स डाउन किया है संतोष यादव के बारे में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, आखिरी बॉल पर डिसीजन होता है। देखिए आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अब हम चलते हैं दरभंगा सीट की तरफ। देखिए दरभंगा सीट पर वर्तमान जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर हैं, लगातार अपने क्षेत्र में पॉपुलर हैं। कई कार्यक्रमों में आपने देखा है, हमने इंटरव्यू भी उनका दिखाया है। इसमें इस सीट पर देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी निकलकर सामने आए हैं। एक चीज और हम बता दें, गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा सीटों पर, दरभंगा के सभी विधानसभा सीटों पर, अलीनगर की बात की जाए तो 48% लोगों ने पसंद किया है, गौड़ा बोडाम है, दरभंगा जी, इसके अलावा बहादुरपुर है, ये सारे जो विधानसभा 6 विधानसभा है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी जो है ऊपर चल रही है। क्या लग रहा है बाबा, मतलब इनका टिकट फिक्स है? देखिए गोपाल जी ठाकुर चूंकि जो सवर्णों को टिकट देने की बात चल रही है और सवर्णों पर विशेष फोकस जो करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी को करना होगा इस बार, क्योंकि सवर्ण पूरी तरह से कातर निगाह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भले ही समीकरण के आधार पर राज्यसभा में आपने भेज दिया 2 अति पिछड़ा को, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण, इस पूरे कॉम्बिनेशन में अगर कहीं आप देखते हैं तो 2 इसमें कास्ट जो है वो खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है। एक ब्राह्मण, हालांकि क्षत्रियों को आपने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग टिकट दिए थे पिछली बार, उनका कटना है, तो कहीं ना कहीं कंपनसेट उसको करना पड़ेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि दलितों को इस बार विशेष स्थान देना पड़ेगा। तो यानी ब्राह्मण और दलित का जो गठजोड़ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कि संजीवनी का काम करे। तो ऐसी स्थिति में गोपाल जी ठाकुर का टिकट कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कई ऐसे मामले हैं, जैसे चाहे वो दरभंगा को लेकर के, चाहे वो दरभंगा को अलग राज्य को लेकर के, दरभंगा की भाषा को लेकर के, दरभंगा में पान मखाना को लेकर के, सारी जितनी भी योजनाएं हैं, रणनीतियां हैं, उनमें सबसे ऊपर नज़र आते हैं। और ख़ास करके आप लोगों ने तो उनका इंटरव्यू भी किया था, देखा ही था कि क्या किस तरह से वो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि गोपाल जी ठाकुर, चूँकि ये दूसरा चांस होगा इनका, तो दूसरे चांस में उनको एक बार आजमाया जा सकता है। सुनील चौधरी सेकंड स्थान पर। नहीं, ठीक है, और भी नाम है, लेकिन बाबा की बात से मैं यहाँ इत्तेफाक रखूँगा। मुझे लगता है कि एक शब्द, एक तथ्य मैं बोलूँगा और आप समझिएगा कि मतलब ये कैसे ये सीट आसानी से दोबारा उनको प्राप्त हो रही है
और प्राप्ति नहीं हो रही, वो आसानी से जीत भी रहे हैं। अच्छा। देखिए उस तरफ जब थे नीतीश कुमार तो फातिमी एक बड़े चेहरे थे जो इस सीट पर लड़ने की तैयारी में थे। आपको याद होगा संजय झा और फातिमी के एक ही कार्यक्रम में बवाल हो गया था। आप देख रहे हैं इस सर्वे में भी कि संजय झा हर जगह नंबर 1 है। जी वही मैं अब आप समझ लीजिए कि संजय झा नंबर 1 चॉइस होते हुए दरभंगा से इतना उन्होंने मेहनत किया दरभंगा में। 80% संजय झा ने मेहनत कितना किया दरभंगा पर, एक पैर दरभंगा में ही रहता था उनका, और इसके बावजूद वो राज्यसभा चले गए। ये क्या साबित करता है? नीतीश कुमार के नंबर 1 आदमी होते हुए वो राज्यसभा चले गए, चुनाव नहीं लड़े लोकसभा। इसका मतलब है कि इस सीट को भाजपा छोड़ना ही नहीं चाहती है। ये संदेश नीतीश कुमार को जा चुका है और नीतीश कुमार ने अपने व्यक्ति को नाराज ना करके उन्हें लोकसभा भेजने का, मैंने संसद बनाने का तरीका दूसरा निकाल दिया। लेकिन ये बात जान लीजिए कि आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले समय में इस सीट पर संजय झा चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आज ये सीट सुरक्षित हो गई वर्तमान सांसद के लिए। दावेदारी की बात जहां तक है तो फातिमी एक बड़े दावेदार थे। अब फातिमी क्या करेंगे? जदयू में तो फंसे हुए हैं वो, अब फातिमी करेंगे क्या, देखना मजेदार होगा। देखना मजेदार होगा कि अपने घर पुनः घर वापसी कर सकते हैं वो। एक बड़ा सवाल। लेकिन वहाँ भी बड़ी समस्या है। नमन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही संजय झा की, और इससे पहले संजय झा का जो ग्राफ हम लोगों ने दिखाया था, जो एक सर्वे की बात कर रहे हैं, बराबर आप कह रहे हैं कि दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया है जिसके आधार पर ये सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं। तो आपको बता दें कि संजय झा को उसमें नंबर 1 पे दिखाया गया था, ग्राफ भी बहुत ऊंचा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सीट छोड़ेगी तब ना संजय झा लड़ेंगे। नमन जी ने बड़ी बात कही है, और यही कारण है कि एडजस्टमेंट किया गया। और संजय झा से ज़्यादा भाजपा के नज़दीक कौन है, इसलिए चीज़ों को तो बेहतर कौन समझ सकते हैं। तो यहाँ गोपाल जी ठाकुर का कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए संजय झा के 80% लोगों ने पसंद किया है, बावजूद इसके वो राज्यसभा चले गए हैं, तो ये सीट गोपाल जी ठाकुर के लिए जो है वो फिक्स हो जाती है। तो अगले सीट पर चलते हैं हम लोग, अररिया। देखिए अररिया में 32% लगभग मुस्लिम आबादी है, और इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह, सांसद तो हैं ही, और अभी जो वर्तमान सर्वे हुआ है उसमें भी पहली पसंद के रूप में प्रदीप कुमार सिंह, लगभग 34% जो है लोगों ने इनको पसंद किया है। दूसरे नंबर पर रंजीत यादव है। तो क्या लग रहा है सर, इनका वोट टिकट कट सकता है? देखिए रंजीत यादव आपने कहा, यादव समाज के प्रति जो मैंने कहा था अभी, एक सर्टेन अंडरस्टैंडिंग, और देखिए जो लागू होता है यहाँ पर जो बगल में पाटलिपुत्रा सीट है, वैसी समीकरण वहाँ भी लागू होता है। आपने एक बात कही कि 32% यहाँ पे मुसलमान हैं। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 42% है। 32% जो है वो वोटर है मुस्लिम। 42 में से 10% ही कम है वोटर्स, यानी जो है वोटरें हैं। वहीं मुस्लिमों की, हिंदुओं की जो आबादी है वो 56% है। इसमें वोटर जो है वो 40 समथिंग के आसपास हैं। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से मुसलमान अगर जीतते हैं तो वो केवल अपने वोट पर नहीं जीत सकते हैं, मुस्लिम को हिंदू वोट चाहिए ही चाहिए। हालांकि अगर हिंदू पोलराइज हो जाए तो वो इस सीट को जिता सकते हैं। अररिया इसी का मामले में नाजिर बना है। अररिया तस्लीमुद्दीन का गढ़ है। तस्लीमुद्दीन लगातार जीते, प्रदीप सिंह को हराया भी, और जब तस्लीमुद्दीन यहाँ से पद पर रहते ही गुजर गए तब उनके पुत्र को 2018 के उपचुनाव में जिताया इस यहाँ की जनता ने। लेकिन तुरंत समीकरण पोलराइज हुआ, और पुलवामा के बाद जब लड़ने गई यहाँ से भाजपा तो प्रदीप सिंह को कहा था कि ढेला रखकर भाजपा ने जिता लिया। उससे पहले सरफराज पर कुछ मामला भी दर्ज हुआ था, ट्रेन वाला मामला था, उसको लेकर के भी काफ़ी कुछ हुआ था। तुरंत यहाँ से भाजपा ने भुनाया। 1 साल पहले बड़ा वोट से जीते थे सरफराज, तस्लीमुद्दीन के बेटे, और 1 ही साल बाद वो चुनाव उस जगह से हार जाते हैं। अभी भी जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण नहीं बदला है। अगर कुछ बदला है तो वो इस क्षेत्र का जो गठबंधन का गणित है वो। अब चूंकि यहाँ आ गई है जदयू भी, तो जदयू भी इस क्षेत्र पे इंटरेस्ट रखती है। देखिए कायदे से जितने भी लोकसभाएं हैं सीमांचल की, इनमें जदयू का इंटरेस्ट रहता है, नेचुरली रहता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी है, समाजवादी इंटेंशंस है, और ये क्षेत्र में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही अमित शाह का दौरा शुरू हुआ इन क्षेत्रों में, एक मैसेज समझ में आ गया क्लियर कि अमित शाह
मुसलमानों को तो अपने पक्ष में करना ही चाहती है भाजपा। आपने देखा बिहार में दानिश इकबाल को लेकर आई। और थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि दानिश इकबाल ने कहा भी था, आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुसलमान दो तरह के इस देश में हैं। एक पसमंदा मुसलमान जिसको जो मोदी और उनके कार्यों को सराह रहे हैं और उनके साथ खड़े भी हैं, और दूसरे वो मुसलमान जो इस देश के देशज नहीं हैं। ये भी बात उन्होंने कही। तो ये भी एक यहाँ पे सेंटिमेंटल बात है, लेकिन इस क्षेत्र में मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब जब पोलराइज होगा यहाँ पे वोट, तो भाजपा बढ़त ले लेगी, एनडीए बढ़त ले लेगी। तो ऐसे में ये सीट जदयू भी इंटरेस्ट रखती है, लेकिन अंततः चूंकि पॉपुलैरिटी अब देख रहे हैं, तो ये साबित करता है कि इस सीट पर भी बहुत अब फेरबदल नहीं देखिएगा। लेकिन सर ओवैसी भी इस क्षेत्र पे ताल ठोक रहे हैं, क्या ओवैसी तो और अच्छा ही काम कर देंगे ना इंडिया के लिए। ओवैसी अगर जाके 10% भी वोट काट लेते हैं, तो जो 32% मुसलमान है वो और 28% और 20-22% हो जाएंगे। तो ये तो फायदा ही होगा। जिन सीटों पर क्लियरली महागठबंधन जीतना चाहिए, उन सीटों पर भी महागठबंधन कमज़ोर हो जाती है। इसी वजह से 40 में से एक ही सीट किशनगंज जीती, और अब की तो उस पर भी आफत है। प्रदीप सिंह के बारे में क्या कहें? देखिए, प्रदीप सिंह के बारे में कहने से पहले मैं प्रदीप सिंह की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये 2019 के चुनाव की सरगर्मी चल रही थी, सीट को लेकर के चल रहा था कि कौन किसको सीट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और 2009 में ये जीते थे, 2014 में हार गए थे, मोदी लहर में हार गए थे। तो इन्हें इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको सीट नहीं मिले। और सुशील मोदी उस समय बिहार में काफ़ी रॉ में थे, फुल फॉर्म में थे एकदम। मेरी इनसे मुलाकात हो जाती है और हम दोनों बात करने लगते हैं सीटों के समीकरण पर। बहुत सारी बातें हम लोग की होती है, करीब आधा घंटा से ज़्यादा हम लोग बात करते हैं। और ये यही पूछते हैं कि बाबा हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, ये प्रदीप जी को अच्छी तरह से याद होगा। एक डॉक्टर के यहाँ हम लोग मिले थे, हमारे एक कलीग हैं जिनका तबीयत खराब हो गया था, तो अचानक से उनको लेकर के गए थे सोनू मिश्रा को। तो वहीं इनसे मुलाकात हो गई और मेरी गाड़ी देख करके ये पहचान गए कि ये गाड़ी तो खूब आती है हमारे एरिया में। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें कही और मैंने कहा था कि जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस है और जिस जाति से आप आते हैं, गंगोत से, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपको वो सारे हिंदू वोट, चूंकि आप जानते हैं ना कि गांव में आप समझिएगा कि अगर यादव से लड़ाई हो तो आप देखिएगा कि एक अगर उस माने खंड का यानी ओबीसी का अगर कोई दूसरा जाति का आदमी खड़ा होता है तो उसके पक्ष में हर कोई आ जाता है, सवर्ण भी आ जाते हैं, दलित भी आ जाते हैं और उसका पावर बढ़ जाता है। बिल्कुल यही इनके साथ भी हो रहा है। और प्रदीप कुमार एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं, एक बार जीत चुके हैं, एक बार हार चुके हैं और दूसरी बार 2019 में वो जीते थे। तो जीतने के बाद लगातार वो अपने क्षेत्र में रहते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लोगों की पहली पसंद। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी इनके नाम की चर्चा चल रही है। जी, चर्चाएं तो बहुत सारी, बताया ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक है। और ऐसी स्थिति में इनका सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि इनका उस जाति से आते हैं जिस जाति का एक अच्छा खासा वहाँ वर्चस्व है, वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के साथ एड ऑन हो जाएगा अगर हिंदुत्व वाला वोट और बाकी का वोट, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं अगर उसमें मुस्लिम समुदाय का, जैसा कि नमन जी ने बताया ही कि अगर वो आ जाते हैं तो निश्चित रूप से, तो इसका मतलब है कि थम्सअप है, इनका टिकट कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पत्थर में फूल खिला है, थम्सअप है। चलिए अगले सीट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर। देखिए, मुजफ्फरपुर निषादों का गढ़ कहा जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस एक समय यहीं से लोकसभा के सांसद रहे हैं और 5 बार यहां से सांसद चुनकर गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए वर्तमान में मुजफ्फरपुर से अजय निषाद सांसद हैं, और लोकप्रियता की बात की जाए, सर्वे की बात की जाए, तो वर्तमान जो सर्वे हुआ है सर, उसमें भी 32% लोगों ने इनको वर्तमान सांसद के रूप में देखा है। लेकिन 2 और नाम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। दूसरे नंबर पर केदार गुप्ता, 19% लोगों ने इनको दिया है वोट, और विवेक ठाकुर जो कि राज्यसभा सांसद हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, 18% लोगों ने इनको पसंद किया है। क्या कहेंगे अजय निषाद? देखिए, अजय निषाद 2014 और 19 में जीते हैं। उनकी जीत के पीछे कहा था सबसे बड़ा अगर कोई हाथ रहा तो वो इनके पिताजी का रहा। उन्होंने ये सीट छोड़ी अपनी स्वेच्छा से, शायद स्वास्थ्य का भी तकाजा था, और उसके बाद से ये सीट इनको मिली। इस सीट पर निषाद समाज की, मछुआरा समाज की जनसंख्या को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो कैप्टन जनरल निषाद थे, उनके खिलाफ भी कई निषाद चुनाव लड़े।
इनके खिलाफ भी 2014 में आप माफ़ कीजिए 2019 में आपको याद होगा, ये सीट पर विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की वीआईपी लड़ी थी। राजभूषण चौधरी वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए थे, जो कि अब उस पार्टी में नहीं है, वो एक अलग पार्टी बीएसपी बना चुके हैं। लेकिन इस सीट पर मुकेश सहनी की दावेदारी समाप्त नहीं हुई है। अच्छा। आपने जो नाम बताया वो नाम अपनी जगह, आपने जो पॉपुलैरिटी बताई वो अपनी जगह। मैं एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ बहुत गंभीरता के साथ, जो मेरे विश्लेषण का एक तकाजा रहा है। ये सीट होल्डिंग सीट है। अच्छा। इस सीट को नेगोशिएशन के लिए रखा गया है मुकेश सहनी के साथ। अच्छा। मुकेश सहनी अगर एनडीए में आते हैं तो ये सीट मुकेश सहनी की हो सकती है। खगड़िया वाली सीट जो कि ऑलरेडी एनडीए वहाँ पर प्रत्याशी खोज रहा है अब, और दूसरा ये मुजफ्फरपुर वाली सीट। आइडियली मुकेश सहनी चाहते हैं कि एक ये सीट मिल जाए, खगड़िया मिल जाए, और फिर एक सीट उनको बाहर मिल जाए। देखिए, खगड़िया वाली सीट पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ने गए जरूर, लेकिन मुजफ्फरपुर की सीट पर भी उनका नाम लगातार चल रहा था। अंतिम समय में एक फैसला उन्होंने किया अपना, उनका एक इंटरनल रिसर्च टीम होगा जिसने फैसला करके दिया कि आप खगड़िया आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन वहाँ हाथी से हथसार हो गया। अगर वो उसके बाद जब वहाँ से हारे तो वापस आकर अजय निषाद से ही फरियाने लगे। अजय निषाद और उनकी लड़ाई एक ही सरकार में रहते हुए सबसे रोचक लड़ाई थी। निषाद को लेकर यूपी गए तो अजय निषाद इन पर एक्टिव हो गए, पूरा अग्रेसिव हो गए। वहाँ ऑलरेडी एक निषाद पार्टी जिससे भाजपा का गठबंधन है, तो वहाँ स्पेस नहीं बनता है, तो ये वहाँ भी सीटें मांगते हैं। तो इसी नेगोशिएशन में इनका जो रिचार्ज कूपन था एमएलसी का वो भी छीना गया, मंत्री थे वो भी छीना गया, विधायक थे वो भी छीना गया। अब एक पार्टी बची है। लेकिन अजय निषाद के इस सीट पर कब्जा करके एक सीट मात्र लेकर एनडीए से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही उनका मंशा है, लेकिन अगर एक सीट मात्र लेनी हो जो कि भाजपा उनको दे रही है, तो मैं खगड़िया की जगह अगर मैं मुकेश सहनी होता तो मुजफ्फरपुर लेता, और मुजफ्फरपुर से जीत की गारंटी भी हो जाती। और एक खास बात है कि बदला पूरा हो जाता अजय निषाद से, और अजय निषाद के वो पद से हटते ही निषाद का जो नंबर 2 नेता भी कहीं दावा करने वाला कोई अगर दूर दूर तक होता वो भी समाप्त हो जाता। तो ये एक बड़ी जीत हो जाती मुकेश सहनी की। इसलिए मुकेश सहनी ये सोच रहे होंगे, जब हम आप सोच रहे हैं तो वो भी तो सोच ही रहे होंगे ना। और खगड़िया में एक बार जो गलती हो गई, दोबारा गलती करने मुकेश सहनी जाएंगे नहीं, अन्यथा कि अगर फिर उनको कोई रिसर्च मिल जाए, 2 सीटें मिलने लगे तो वो अलग बात है। लेकिन इस सीट पर जो आपने लिया नाम कि भाई अजय निषाद के अलावा जो एक कुर्नी वाले विधायक जो जीते हैं केदार गुप्ता, उनका नाम आपने लिया, केदार गुप्ता, फिर विवेक ठाकुर का अपना नाम लिया। विवेक ठाकुर तो मुझे लगता है ऑलरेडी वो सेटल्ड है, तो वो इधर उधर हाथ नहीं लगाएंगे। मोदी टीम के हिस्सा, हाँ, और मोदी टीम के हिस्सा भी हैं। और हालांकि मैंने देखा है मुजफ्फरपुर में वो एक्टिव रहे हैं, 2-3 कार्यक्रमों में मैंने देखा उनको, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस सीट पर आप जान लीजिए कि हरी सहनी भी एक प्रत्याशी हो सकते हैं। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी एमएलसी हैं, और एक बहुत बड़ी मैंने कुर्बानी देकर वो एमएलसी फिर बाद में उनको पार्टी ने बनाया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हरी सहनी भी निषाद समाज से आते हैं, उनको भी मौका मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष थे विधान परिषद में, अब नेता प्रतिपक्ष पदे नहीं है। हाँ, तो आखिर पार्टी ने कुछ सोचा होगा उनको लेकर ना, तो अब उनको बिठा के कहीं रखेगी तो नहीं, अब कुछ सोचना पड़ेगा उनके लिए भी। मंत्री बना के एक जगह सेट कर देने से टोकनिज्म हो जाएगा, तो उनकी उपयोगिता कुछ देखा होगा भाजपा ने, तभी तो लाया है। तो अगर मुकेश सहनी आते हैं एनडीए में तो अजय निषाद का पत्ता कटता नजर आता है, नहीं आते हैं तो भाजपा के पास पूल ऑफ चॉइस होगा। मुझे तक गुप्ता तो मतलब नाम आ गया, लेकिन गुप्ता इस लड़ाई में नहीं है। गुप्ता कितनी मुश्किल से जीते, वो सीट कुशवाहा की सीट थी, उस सीट पर वो गए, कुशवाहा की नाराजगी थी, उपेंद्र कुशवाहा की टीम ने भी खेल कर दिया जदयू में रहते हुए, तो उसका उनको फ़ायदा मिल गया। लेकिन मुझे लगता है इस सीट पर मैं ना तो ऐसे करने की स्थिति में हूँ ना ऐसे करने की स्थिति में हूँ। ये खेल अलग होगा, तो क्वेश्चन मार्क होगा इस सीट पर, इस सीट पर क्वेश्चन मार्क होगा मेरी तरफ से। बाबा के पास चलते हैं। बाबा, 4 बार इनके पिताजी और 2 बार ये खुद सांसद रह चुके हैं, अगली बार देखिए, एक संयोग बना था 2014 में। 2014 में मोदी लहर थी और इनके पिताजी को लगा था कि अब मेरा समय जो है नहीं चल रहा है ठीक, और उन पर दाव भी लगाना मुश्किल था क्योंकि अस्वस्थ रहने लगे थे। तो ये अजय निषाद प्रेम में आए थे। उसके बाद से लगातार ये पार्टी के प्रति अपनी जो समर्पण है वो दिखाते रहे हैं, और जब जब खास करके उस एक बड़े वोट बैंक निषाद वोट बैंक पर जब भी कोई हमला हुआ है
तो ये खड़ा होकर के उस वोट बैंक को बचाए हैं। उससे भी बड़ी बात कि एक बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की यहाँ एक कर्मभूमि रही है। उससे भी बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि बिहार की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर पर सबका ध्यान है। मुजफ्फरपुर जो कुछ भी करता है वो पूरा आप मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी, उसके बाद फिर इधर आ जाइए भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र, सबको जोड़ने का वो एक उद्गम स्थल है जहाँ से सभी को जोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में नमन जी ने लगभग सारी बातें क्लियर कर दी है। इसमें वही स्थिति है, अगर मुकेश सहनी को मौका मिलता है और वो एनडीए में जाना चाहते हैं, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं और अपने आगे के भविष्य को देखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि कौन सी सीट, तो वो सीधे उंगली रखेंगे मुजफ्फरपुर पर। उसके पीछे कारण जो नमन जी ने बताया है कि एक तो उनका बदला पूरा होगा, दूसरा चूंकि उस जगह पर वो अपने गांव से बिल्कुल सटे हुए होंगे, जो उनकी हार्दिक, सबसे पहले हार्दिक इच्छा, अभी हाल फिलहाल में नमन जी एक खबर कर रहे हैं तो मैंने देखा कि कई ऐसे लोगों का जो एक बड़े नामी बिजनेसमैन के रूप में स्थापित हो गए हैं बिहार में, वो अपनी मिट्टी, अपने गांव की खुशबू के कारण बड़े बड़े पद छोड़ कर गए हैं। संजीव मिश्रा उनका नाम है। उसके बाद आप देख लीजिए कि वैद्यनाथ मेहता हैं, वो सारे लोग अपने अपने नौकरी और बेहतर सेटल्ड थे, उसको छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो क्यों आए हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ करके आए हैं अपनी मिट्टी के लिए। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी भी कुछ छोड़ करके आए हैं, त्याग करके आए हैं। मुंबई में बहुत अच्छा बिजनेस उनका था, लेकिन छोड़ करके अपने समाज के लिए कूदे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ ऐसा लगता है जो नमन जी बता रहे थे, मैं इनको से पूरी तरह से सहमत हूँ। और बिल्कुल, अगर मुकेश सहनी नहीं है और जिस तरह से दोनों के बीच में झमेला चला है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक सेकंड ऑप्शन पहले से मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय निषाद को सभी जो विधानसभा सीट है वहां से वो पॉपुलर निकल कर आए हैं, तो क्या दूसरे निषाद चेहरा पर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। कुढ़नी के चुनाव के समय में अजय निषाद का ग्राफ काफ़ी गिरा था। अचानक से उनका ग्राफ गिरा था, जिसको ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उनकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इन सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी ऑप्शन है। अगर ऑप्शनल नहीं है मुकेश सहनी, तो इनका सीट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नमन जी ने कहा कि थम्स अप और थम्स डाउन, दोनों पैरेलल क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से है। तो दोनों ही हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब और विशेष डॉक्टर साहब, दोनों ही इस सीट पर क्वेश्चन मार्क दिखा रहे हैं। दोनों ही असमंजस की स्थिति में हैं कि लास्ट बॉल पर आखिर इस सीट पर क्या कुछ हो सकता है। देखिए, अब हम अगले सीट के तरफ चलते हैं, जो कि बिहार में काफ़ी हॉट सीट रहा है। और आप जानते हैं ये शिवहर सीट है। शिवहर सीट पर लगातार कई बार से रमा देवी जो है वो जीत कर आ रही हैं अपने संसद में। कई बार उनको देखा होगा। रमा देवी के बारे में कई बातें प्रचलित हैं, हमारे डॉक्टर साहब आगे बताएंगे। लेकिन सर्वे की बात करें तो सर, यहाँ पर रमा देवी वर्तमान जो सीटिंग सांसद हैं उनकी पॉपुलैरिटी मात्र 22% है, और जो पहले नंबर पर आए हैं राणा रणधीर सिंह। आपको क्या लगता है सर, रमा देवी का टिकट? राणा रणधीर सिंह निश्चित तौर पर यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। गठबंधन का दौर है, नीतीश कुमार किस तरीके से फैसला करते हैं। ये सीट भी ऐसी है कि इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था एक ज़माने में, लेकिन कहा जाता था। अच्छा, था नहीं, था कि नहीं वो नहीं जानते हो, हमारे पहले की कहानी में नहीं जानता हूँ। 1999 में चित्तौड़गढ़ ध्वस्त हो गया। आनंद मोहन जो उस जमाने में अग्नि के पर्यायवाची थे, सभ्य भाषा में ही कहता है वो, सभ्य भाषा में तो बहुत कुछ कहता है लोग, सभ्य भाषा में अग्नि के पर्यायवाची बन गए थे। तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर अनवरुल हक ने उन्हें हरा दिया था 1999 में, जिसके बाद एक कहावत प्रचलित हो गई कि जिधर की बहेगी हवा, जिधर की हवा कैसे था, जिधर बहेगी हवा उधर से लवली आनंद होंगी उम्मीदवार, ऐसे इसी को था। हाँ, जिधर की बयार उधर से होंगी लवली आनंद उम्मीदवार। और इस सीट से हारने के बाद आनंद मोहन के निश्चित तौर पर ये एक बात एक्सपोज हुई कि इस सीट पर बाकी जातियों के समान यहाँ ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत का वोट नहीं है। 1.5 लाख राजपूत जरूर हैं, लेकिन सवर्णों की संख्या मात्र 17% है। तो ओवरऑल वोट कैपेसिटी में आप कहीं नहीं है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि लड़ेंगे राजपूत यहाँ से, ये तैयारी शुरू से रही। 22% यहाँ से वैश्य हैं, जिस समाज से आती हैं रमा देवी। लेकिन रमा सिंह से लेकर लवली आनंद
और राणा रणधीर सिंह सभी यहीं से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार तो आपको याद होगा इस जगह से चुनाव लड़ने आई थी लवली आनंद, विधानसभा चुनाव ना, हार गई थी। कांग्रेस ज्वाइन किया, जदयू ज्वाइन किया, राजद ज्वाइन किया, तब जाके फिर उनको टिकट मिला। फिर टिकट मिला तो वहाँ भी गड़बड़ा गया। विधायक है, दोनों बाप बेटा लड़े थे वहीं से, एक ही जगह से। का उसको बोलते हैं पेंडुलम नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो तो चले गए इस तरफ, लेकिन पेंडुलम वाला हरकत जरूर था। तो खैर वो इस तरफ अब आ चुके हैं। उनकी माताजी इस जगह से टिकट चाहती होंगी, आनंद मोहन चाहते होंगे कि उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़े। अब वो बाहर हैं तो बाहर खेल कर सकें। नाम क्यों नहीं है सर्वे में उनका, हो सकता नहीं पहुँचाया गया हो कुछ, लेकिन सर्वे में नाम होना चाहिए था, चर्चाएं होनी चाहिए थी। रमा सिंह भी ट्राई कर रहे हैं, एक दो पार्टियों से वो भी ट्राई कर रहे हैं। और मुझे एक पुख्ता खबर आई है कि वो महागठबंधन के एक छोटे माफ कीजिएगा एनडीए गठबंधन के एक घटक दल से पूरी बातचीत उनकी हो गई और वो होल्ड पे चले गए। फिर उनकी बात राजद में पूरी हो चुकी है, यहाँ भी होल्ड पर है। तब क्यों होल्ड पर है? क्योंकि उनका एक पुराना इतिहास राजद के कदावर नेता के साथ रहा था, वो भी उनके बाधक बन सकता है। लेकिन इतना जान लीजिए कि इस सीट पर जो रमा देवी हैं, इनका टिकट काटने का 2014-19 में भी ट्राई किया गया था। 19 में हुआ क्या कि इनके टिकट काटने की बात आई तो जो नाम सजेशन में वहाँ से आया वो इनके पुत्र का ही आया था। तो इनके पुत्र तैयार नहीं हुए, बाकी तो कहानी बाबा बताएंगे। देखिए, मैं जैसा कि नमन जी ने बताया कि ये बिहार का चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में राजपूतों की जिस तरह से आपने देखा होगा, लेकिन इस सीट की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि समाजवादियों में और जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उसमें इसी सीट पर युगल किशोर सिन्हा का नाम आता है। उनकी पत्नी रामदुलारी सिन्हा भी इस सीट से जीती हैं, जो कभी राज्यपाल भी रही थी। आपको पता ही होगा ये सारा चीज़। अब सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि छोटा जरूर है ये लोकसभा, लेकिन छोटे लोकसभा में सबसे ज़्यादा बिहार में अगर चर्चा किसी सीट की होती है तो ये इसी की होती है। नमन जी ने बताया है कि इस पर आनंद मोहन 96 और 98 में जीत चुके हैं, लवली आनंद भी यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप पक्का मान के चलिए, और अभी आपने देखा कि जितना ड्रामा हुआ सब शिवहर के लिए ही हुआ है। अभी आपने देखा कि जब बहुमत साबित करना था तो चेतन आनंद को वहाँ से पुलिस उठांग करके ले गई, ये भी इसी शिवहर को लेकर के है। और बाकी तो नमन जी ने बता ही दिया। चेतन आनंद से जब इंटरव्यू कर रहे थे कुछ लोग, मीडिया पहुंची उनके पास, वो कह रहे थे कि मेरी माँ सहरसा चाहती थी। नहीं ठीक है, उनकी माँ सहरसा चाहती थी तो भाई कहाँ से चाहता था? उनको तो पूरे परिवार के लिए चाहिए ना। अच्छा, पूरे परिवार का बिल्कुल। अरे कुआं लेकर के बैठे हुए हैं ना, तो भाई कुएं वाला में तो बात समझ ही रहे हैं आप। लवली आनंद भारतीय जनता पार्टी से कि जदयू से? देखिए, अभी असमंजस की स्थिति है। हालांकि नीतीश कुमार के बहुत करीब हैं और नीतीश कुमार उनके घर तक पहुंच गए थे, लेकिन अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया, आप अब कल ही आपने देखा ना क्या हुआ। आरजेडी और कांग्रेस से लोग आए सीधे भाजपा में ज्वाइन किए, लेकिन ये तीनों होल्ड पे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिवहर भी होल्ड पर है और सभी दलों ने अपने लिए उम्मीदवार खोजना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ होता क्या है। लेकिन रमा देवी का उम्र के हिसाब से, जैसा नमन जी ने बताया भी कि 2019 में ही टिकट कटने वाला था, लेकिन इस बार ये पक्का है कि और मैंने जो इस अवस्था में हुआ है वो नहीं लगता है कि उन्हें इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। तो इसका मतलब है बिल्कुल। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, सर चेतन आनंद उस पाली को छोड़ के इस पाली में आए हैं, उसके रिवार्ड के तौर पर क्या चेतन आनंद या उनकी माँ? नहीं, मुश्किल है। भाजपा ज्वाइन करेंगे तब ना, जदयू में है वो, और जदयू स्थिति में है नहीं कि ये सीट ले सके। लेने के बाद भी सीट कोई ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहा नहीं है, तो थोड़ा सा है इसमें घिच-पिच है। तो मुझे लगता है कि रमा देवी को ही हाँ, या तो उनके पुत्र को मिल जाए, जो भी मिले। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि थम्स डाउन और हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं थम्स अप। लेकिन बाबा एक सवाल और है, जदयू के एक और कद्दावर नेता हैं एमएलसी अल्पसंख्यक समाज के, उनकी भी दावेदारी इस पे हो रही है। हाँ, आप खालिद अनवर की बात कर रहे हैं जी। ये चौंकाने वाला हो सकता है, जैसा कि नमन जी ने बताया भी कि इस सीट पर पहले भी मुसलमान उम्मीदवार जीत चुके हैं, तो ये चौंकाने वाला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे जो दोनों गेस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं और विशेष डॉक्टर साहब हैं, दोनों की राय अलग अलग है। चलिए अब अगले सीट के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पटना से काफी पास है यह सीट, महाराजगंज। वर्तमान के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। आपने देखा कि पिछला जो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, सरकार
लाठीचार्ज की थी और उसमें जनार्दन सिंह सिकरीवाल का सर फट गया था। जनार्दन सिंह सिकरीवाल लगातार जनता के बीच में रहते हैं और उसी का असर है कि जो सर्वे हुआ है उसमें सर जनार्दन सिंह सिकरीवाल को 44% पहले स्थान पर हैं और 44% लोगों ने उनको फिर से सांसद के रूप में पसंद किया। हालांकि जगजीत पांडे भी 32% लोग जो है इनके फेवर में हैं। क्या कहेंगे, टिकट बचेगा या देखिए, शिवहर को जैसे कहा जाता था चित्तौड़गढ़ बिहार का, वैसे इसको कहा जाता है। अच्छा, कहा जाता है। हाँ, महाराजगंज आज भी चित्तौड़गढ़ है। प्रभुनाथ सिंह का दबदबा इस सीट पर कोई भूल नहीं सकता है। प्रभुनाथ सिंह का आज भी दबदबा इस सीट पर है, लेकिन इस सीट पर सिगरीवाल के माध्यम से जो एक बड़ा दावा भाजपा ने कर लिया है, उस दावे की भी हकीकत को हमें देखना होगा। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सिगरीवाल का सर फटा था, लाठी चली थी। सांसद होते हुए उनके ऊपर लाठी कैसे चल गई, उनका अंगरक्षक क्या कर रहे थे, इस पर पूरा विवाद हुआ था। लेकिन खैर चलिए, टीम गठित हुआ था दिल्ली से। हाँ, जंगल राज है, लाठी राज चार्ज है, दिल्ली से टीम आई, उसमें मनोज तिवारी भी थे और भी लोग थे, घूम रहे थे। कहने का मतलब कि जो भी हुआ हो, इसके सिंपैथी फैक्टर के तौर पर पार्टी में सिगरीवाल अपने कद को बचाने में सफल रहे। लेकिन उससे पहले की चर्चाएं क्या थी? उससे पहले की चर्चाएं ये थी कि रूढ़ी और सिगरीवाल दोनों का पत्ता साफ हो जाएगा। अच्छा। दोनों नहीं बचा पाएंगे अपनी सीटों को। दोनों राजपूत हैं। अब बात जहाँ यहाँ पर भूमिहार और ब्राह्मणों की क्यों आती है, उसका भी एक कारण है। राजपूतों से थोड़ा ही कम इस क्षेत्र में ब्राह्मण भूमिहारों की संख्या है। जहाँ एक तरफ इस क्षेत्र में सच्चिदानंद राय का भी नाम आता था, भाजपा के थे, तो अभी भी नाम है, अभी भी ऐसा, तो अभी भी नाम चल रहा है, अभी भी वो वहाँ से प्रत्याशी हैं। और जो आपने पांडे नाम लिया है, ये भी इसलिए आ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में इन सवर्ण जाति की एक बड़ी बहुल संख्या है। और चूंकि राजपूतों की जनसंख्या पूरे बिहार में अब नीतीश कुमार ने एक्सपोज ही कर दिया कि है ही नहीं, लगभग मैंने सवर्णों में सबसे कम, मैंने लाला से ऊपर, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर दिमाग में काम करेगा टिकट देते वक्त। हर जगह राजपूत फील्ड नहीं किया जा सकता है, तो फिर उससे ब्राह्मण भूमिहारों का भी नाराजगी उत्पन्न होगी। सवर्णों में भी डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट हुआ है जातीय गणना की वजह से, इसलिए इस क्षेत्र में सिगरीवाल को दोबारा टिकट मिलना बड़ा मुश्किल लगता है। क्या एक यह भी कारण है सर कि आनंद मोहन चूंकि इस खेमे में आ गए हैं, तो फिर आनंद मोहन आ गए हैं तो फिर राजपूत के लिए टेंशन? नहीं, आनंद मोहन कितने दिन तक है कौन जानता है, जिधर का बयार उधर का उम्मीदवार, इसे कैसे बने हो सकता है। आनंद मोहन अब तक देखिए ना भाई, उनके पुत्र भी उन्हीं की परिपाटी पे चल रहे हैं, कोई इधर तो थोड़ी है। कभी राजद में थे, आज इधर हैं। खुद लवली आनंद कितनी पार्टियां बदल चुकी हैं कौन जानता है। तो ऐसे में आनंद मोहन के भरोसे थोड़ी भाजपा अपना गेम खेलेगी। भाजपा अपने राजपूत उम्मीदवारों को अलग दी। उसी कड़ी में तो खबर आई कि सुपौल के छतापुर के जो राजपूत सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं बबलू, उनको मंत्री बनने की तैयारी चल रही है। ये भी बात चल रही है, लेकिन अब देखिए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि श्रेयसी सिंह भी हैं, वहाँ भी पेज चल रहा है कि श्रेयसी सिंह बनेंगी तो इनका कटेगा, इनका न तो उनका कटेगा। ठीक है, क्या होता है। लेकिन हाँ, ये है कि सिगरीवाल के पर तलवार तो लटकी हुई है। चलिए बाबा के पास चलते हैं। बाबा, इनका नाम तो चल रहा है, बाबा ने हमारे संपादक ने कहा कि तलवार लटकी हुई है, लेकिन हमने कुछ दिन पहले जैसा कि सर बता रहे थे कि सच्चिदानंद राय का भी नाम यहाँ से चल रहा है। सच्चिदानंद राय का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के दौरान हालांकि दबे ही जुबान में वो कह रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी की कहीं ना कहीं बड़ाई कर रहे थे। तो क्या संभावना दिखता है बाबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, राजनीति और राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। जब लालू प्रसाद इतना सब कुछ होने के बाद कह सकते हैं कि आएंगे तो सोचेंगे। आपने देखा कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि अगर इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, विचार हो गया प्रस्ताव पे। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करना है कि 2020 में एक घटना घटी थी। 2020 में हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक बहुत ही वरिष्ठ नेता का टिकट काटा था, चोकर बाबा, शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा का टिकट काटा गया था। वो भूमिहार समाज से आते हैं। वहाँ नमन जी ने बताया भी समीकरण कि भूमिहार और ब्राह्मणों की संख्या बहुत अच्छी है, और ये चोकर बाबा हैं, वहाँ चोकर बाबा ही नाम इसलिए इनका पड़ा कि वो सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नाम ये सामने आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार कर सकती है। इन्होंने बहुत प्रयास किया था, हालांकि पार्टी नहीं छोड़े थे, और जाकर के पार्टी के ऑफिस में धरना भी दिया था कि मेरा टिकट आखिर क्यों काट दिया गया। और वो भी टिकट कटा था, जानते हैं, जदयू से आए हुए उम्मीदवार के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस बार जनार्दन प्रसाद सिगरीवाल ने कोशिश तो बहुत की है। 2014-2019 में मोदी लहर में वो जीते तो दोनों बार हैं, लेकिन जो क्षेत्र में उनकी
पहुंच है वो कमजोर पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपने नाम लिया सच्चिदानंद राय का। सच्चिदानंद राय तो जम करके इनका खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं, लेकिन इन सब के साथ जैसा कि आप नमन जी ने बताया भी कि ये प्रभुनाथ सिंह का गढ़ रहा है, उमाशंकर सिंह का गढ़ रहा है, और प्रभुनाथ सिंह उमाशंकर सिंह के दो बेटे भी इसमें तैयारी कर रहे हैं अपना। वो दोनों ही काफ़ी मतलब मजबूत तैयारी कर रहे हैं, जिधर से टिकट मिल जाए उधर से वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो महाराजगंज का गढ़ है वो इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है। मैं पहले ही बता रहा था कि भूमिहारों को इस बार तरजीह दी जाएगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि चोकर बाबा से जो छीना गया था वो उन्हें वापस किया जाए और बड़े अमाउंट में वापस किया जाए। इसलिए सिग्रीवाल का टिकट कटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे जो दोनों डॉक्टर साहब और विशेष डॉक्टर साहब हैं, दोनों ने अंदेशा यही लगाया है कि सिग्रीवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट कट सकता है। तो अगले सीट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, यह सीट पटना से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन इसके चर्चे पूरे देश में होते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यहाँ से कई बार चुनाव जीते हैं। राबड़ी देवी भी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, हालांकि जीत नहीं पाई हैं। लेकिन आपको हम बताते चले, यह जो सीट है वह जेपी की धरती के नाम से भी प्रसिद्ध है, जेपी की जन्मभूमि भी कहलाती है। यह सीट है सारण, और यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। सर, राजीव प्रसाद रूढ़ी जो हैं, माफ़ कीजिएगा, राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो वर्तमान सांसद तो हैं ही। आपने देखा कि पप्पू यादव जब इनके यहाँ एम्बुलेंस का छापा जो है एक तरह से वो कर देते हैं और काफ़ी विवाद हो जाता है। हालांकि ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह की जो बातें आ रही थी, उसके बावजूद भी अगर पॉपुलैरिटी ग्राफ में देखें तो जो सर्वे में आया है 47% लोगों ने इनको पसंद किया है। राजीव प्रताप रूढ़ी काफ़ी पॉपुलर बिहार के पॉलिटिशियंस में से हैं, पायलट हैं, एक अलग छवि है इनकी जो मोदी जी को अट्रैक्ट भी की थी एक समय में। इन्हें स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिया गया था, एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी का, लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। अच्छा। इस वजह से इनको वो मंत्रालय से छीना गया, और बाद में आपने देखा कि कई सभाओं में अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं कि पार्टी में भी अब वो कद इनका रहा नहीं। मीटिंग्स में भी जो फ्रंट कुर्सियां होती हैं उनमें इनको जगह नहीं मिलती है, नीचे दर्शकों में बैठना पड़ता है, जिसको लेकर भी बहुत मुखरता से बोलते हैं। अब बात रही पप्पू यादव वाली, तो पप्पू यादव ने निश्चित तौर पर इनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा डेंट, ऑडी लेके घूम रहे हैं, टोटो वाला मार दिया, मारा तो पचक गया, अब उसको फुलवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा झारखंड, समय आपके पास है नहीं, यही फंस गई है इनकी राजनीति। टोटो वाले ने धक्का मार दिया। पप्पू यादव अब लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, ये 100 सच बोल लें, लेकिन अगर पप्पू यादव ने 5 मिनट के मैंने झूठे बोल दिया तो उस झूठ की सत्यता इतनी बड़ी है, उस झूठ का तर्क इतना बड़ा है और तथ्य इतने बड़े हैं कि इन पर यह हमेशा लगेगा आरोप कि इन्होंने एम्बुलेंस छुपाया। हालांकि हम ये नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि ये ऐसे समय में था जब लोगों के पास टीवी देखना और मोबाइल देखने के अलावा कोई काम नहीं था। लॉकडाउन के समय की बात है। इस बात को एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मुझे कम से कम 5000 फोन आए होंगे कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने ऐसा गलती क्यों किया। अब हम राजीव प्रताप रूढ़ी इसलिए बता नहीं सकते, मैंने फीडबैक जरूर पहुंचवा दिया था, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब बात रही इस क्षेत्र से इनके अब की चुनाव लड़ने की, क्या यह अश्वत्थामा है? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा के बहुत महत्वपूर्ण पिलर्स में से थे, लेकिन आज इस पिलर पर यह मकान टिकी हुई नहीं है। अच्छा। आप देखिए कि कई बार एक एक्स्ट्रा पिलर होता है, आवश्यकता पड़ने पर उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि मकान का बोझ संभाल नहीं रहा होता, बस शोपीस के लिए रहता है। तो ये शोपीस वाले पिलर हैं। और रही इस क्षेत्र से बात, तो ये क्षेत्र तो लालू यादव का गढ़ रहा ही है। 77 में लालू जीते थे और 2009 तक जीते। 9 में जब लालू यादव पर वो फट गया बिल, और उसके बाद फिर वो पूरा के कांड जो हुआ था, उस कांड के बाद राबड़ी देवी को भेजा गया यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, और राबड़ी देवी ही यहाँ से चुनाव सीट से हारी और राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से जीते। चंद्रिका राय तक को भेजा गया पिछले चुनाव में, पिछले चुनाव में जो भेजा गया था कि जाइए, मतलब अपने समधी तक को भेजा नहीं लालू यादव ने कि वो भी जाकर यहाँ से कुछ खेल करें, लेकिन करने में सफल नहीं हुए। ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रों में एक खासियत है कि कोई भी लहर चलता है ना, तो यहाँ पे उसकी विजिबिलिटी 100% होती है। तो अगर पुलवामा लहर, राम लहर, लक्ष्मण लहर या अगर मोदी लहर कुछ भी चलता है, तो दैट इज़ वेरी विजिबल इन दीज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब
छपरा माने पटना, पटना माने छपरा। चूंकि इतने पुल हैं कि 5 मिनट में हम उधर जाके जमीनों को लिए हैं। अच्छा, अब एहू पर कल कोई कहेगा कि बहुत मजबूत पत्रकार है भाई। मौजूद। हाँ, अब केकरा का बुझाता कि शादी वाला चेन भुलाइल, तो वो चेन को जमाना पहले मिलल रहे और वो आखिरी जीवन तब मेरे में चेन था, पूरा गला खाली में देखा भाई कुछ बा। अब एगो पत्थर पे फूल खिला है एक जमाना से कि 2 बच्चा है, तो एगो जमीन EMI पे हमारा साला खरीदवा दिया बेचारा, वही 3-4 लाख रुपया दिया और कहा कि जीजा जी आप ही खरीद लीजिए, कुछ तो जीवन सिक्योर होगा। ये आप जो करते हैं ये जो फ्री फंड का, इसमें तो हमको जीवन आपका मैंने फ्यूचर ब्राइट आपका नहीं लगता है। तो मतलब जो मेरा साला है जो पढ़ाई कर रहा है IAS की, वो भी जानता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है। तो खैर बाकी ये अच्छी बात है कि मैं एक मजबूत पत्रकार हूँ। नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर तो टुटपुंजिया लोग होते हैं। वो टुटपुंजिया जो अंदर बाहर जेल फलाना ढिमकाना करते रहते हैं। अच्छा, वो जिनको ताली बजाकर थपड़ी बजाकर नखरा नौटंकी कर कर व्यू कमाने का मन करता है। तथ्य पर काम करके मैंने आज तक व्यू जुटाया है। आज पंचनामा में जो भी दर्शक मेरे खबर को देखने आ रहे हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि नमन मिश्रा किसी एक तरफ की बात नहीं करता है। मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और सच बात बताता हूँ आपको, जो दवाई कड़वी होती है फायदा भी करती है ना, तो खाने का मन नहीं करता है। सच्चाई है, सच्चाई है। आप सभी को कोई ना कोई बीमारी होगी ही कलयुग में, और जब दवाई खाने का वक्त आता होगा, मीठा कोई दवाई दे तो हाँ इससे बढ़िया का बा। और अगर कोई भी कड़वी दवाई दे दी जाए तो लाख फायदा कर ले, खाइएगा नहीं। थोड़ा अब जान बचाने के लिए तो खा ही लेता आदमी, जैसे कुछ लोग जान बचाने के लिए आते हैं यहाँ। तो रही सीट की बात, थोड़ा सा विषयांतर हो गया, माफ़ कीजिएगा। इस सीट पर दावेदारियां और भी हैं। ये यादव बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राजपूतों की भी ठीक ठाक जनसंख्या है, लेकिन भूमिहार भारी है। छपरा के भूमिहार सबसे समझदार। अच्छा, यहाँ के भूमिहारों में एक जबरदस्त ताकत है, एकजुटता है। जैसे यादव एकजुट होते हैं वैसे ही यहाँ के भूमिहार एकजुट होते हैं, तो रिजल्ट पलटने का बहुत बड़ा मादा रखते हैं। चंद्रिका राय भी तो अभी एक तरह से कहिए तो बीजेपी के ही समर्थन में होंगे। हाँ, चंद्रिका राय तो मतलब नीतीश के साथ है तो बात ही एक ही बात बराबर हुई, लेकिन चंद्रिका राय विनेबिलिटी उनकी बहुत स्ट्रांग यहाँ नहीं है। अच्छा, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ इस क्षेत्र में नए प्रत्याशी के संभावना अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा कि 100% है। जो ग्राफ गिरा है ना राजीव प्रताप रूढ़ी का पॉपुलैरिटी का, मतलब बीजेपी में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलैरिटी तो उनकी बहुत है, लेकिन इंटरनल ग्राफ जो गिरा है दैट टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी कि राजीव प्रताप इज ऑन अ इंक्लाइन दैट इज गोइंग टू टेक हिम टू द गर्थ। अखिलेश सिंह वाली जो बात थी, क्या उसको लेकर भी अखिलेश सिंह से जो नारा लगवाने वाली बात थी उससे भी? अब इसमें देखिए क्या पड़े, अब जब ये तो सब कोर्ट की बात है, हम किसी ऑडियो के तथ्यों को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मामला तो बहुत बड़ा एक कारण रहा है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हम ये सुने थे कि भाजपा के लोग जदयू में तक पॉपुलर होते हैं, पॉपुलर बहुत जदयू में वहाँ तक होते हैं। ये कांग्रेस और भाजपा में कब से ही दोस्ती होने लगा, ये तो मुझे भी नहीं किया कभी। थम्स अप थम्स डाउन सर? डेफिनेटली थम्स डाउन, 100% इनके चांस मुझे कि टिकट कट जाए। अगर इनको टिकट मिल जाता है तो इस पर हम रिसर्च करेंगे। अच्छा, चुनाव ये तो बाबा से समझते हैं। बाबा रूढ़ी, देखिए सारण की सीट जो है उस पर तो 90% 99% नमन जी ने सब बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन 2-3 बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो ये कि यदुवंश और रघुवंश का ये गढ़ रहा है। यहाँ हमेशा आपने देखा होगा कि बिल्कुल जेपी के साथ साथ एक और भिखारी ठाकुर की यह धरती रही है। आप जाइएगा छपरा में इनकी जगह तो सबसे पहले आपको भिखारी ठाकुर अपनी टीम के साथ आपका स्वागत करने के लिए मिलेंगे। एक बात तो यहाँ पक्का है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर के जो सारा चर्चा चल रही है, आखिर क्यों इतने पॉपुलर व्यक्ति जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी मंत्री रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर से लेकर के और बहुत सारे इनको पद दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी ने भी इन पर बहुत भरोसा किया था। नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के भरोसे ही ये वादा किया था इस देश की जनता से कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस पूरे अभियान का, इस वादा का अगर कहीं जुमला में साबित हुआ तो इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, 2019 में इनको टिकट मिल गया, चलिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार माफ़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी ने एक प्लान बनाया था 2 करोड़ लोगों को इन्वॉल्व करने का, नौकरी देने का, युवाओं के लिए एक स्कीम बनाई थी, जैसा जिसका नमन जी ने भी जिक्र किया, स्किल इंडिया, उसको पूरी तरह से चौपट करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो यही है। ऐसी स्थिति में 2 बार
बार बार बेल तक नहीं जाता है। तो बस यही समझ लीजिए कि यहाँ थम्स डाउन। बिल्कुल। अगले सीट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सारण सीट पर हमारे दोनों डॉक्टर साहब और विशेष डॉक्टर साहब ने थम्स डाउन कर दिया है और कहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को इस बार टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है और उसके कारण भी दोनों ने बताए हैं। अब अगले सीट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह सीट है उजियारपुर। उजियारपुर में आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी वर्तमान में सिटिंग सांसद हैं और देखिए, पॉपुलैरिटी की बात करें तो 64% लोगों ने उनको पसंद किया है और केवल एक दो विधानसभा से नहीं बल्कि उस क्षेत्र के सभी विधानसभाओं से नित्यानंद राय की पॉपुलैरिटी ग्राफ सर सबसे ज्यादा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये सीट नित्यानंद राय यहाँ नहीं होते तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ये सीट मांग रहे होते जी। और आप देखिए से हारे भी थे। हाँ, आप देखिए कि नित्यानंद राय ही नेगोशिएशन में उपेंद्र कुशवाहा के साथ ज़्यादा नजर आते हैं आपको, ताकि उनका भी वो रहते इसलिए कि उनका भी काम ना बिगाड़ सके उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा के रडार पर वो नहीं है, वो काराकाट की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और उनको हराने वाले भी नित्यानंद राय ही हैं। 2 जगहों से वो हारे थे, जिसमें से उजियारपुर था। उजियारपुर की जातीय समीकरण जो है वो भी यादव बहुल क्षेत्र है, एक निर्णायक भूमिका में यादव वोट वहाँ होता है और 2008 में जो परिसीमन की जो सिफारिशें लागू हुई उसके बाद से ये इफेक्ट में आया है। तो बहुत चुनाव हुआ नहीं है कि बहुत इसके बारे में विश्लेषण आप कीजिएगा, लेकिन जो कद है नित्यानंद राय का और जो जिम्मेवारियां इनको दी गई हैं और जिन जिम्मेवारियों को बखूबी निभाते रहे हैं अब तक, तो उस हिसाब से इनका यहाँ से पत्ता कटना भी उचित नहीं होगा। कितने लोग को राज्यसभा भेजकर आप मंत्री बनाइएगा, ये भी एक समस्या है। और यादव समाज से आते हैं, इनको बनाने के लिए ही रामकृपाल का कटा था, याद होगा आपको मंत्रालय। तो ये एक मैसेज भी है उस क्षेत्र में, वो जो क्षेत्र पूरा गोपालगंज छपरा इलाका पूरा है उजियारपुर का, ये एक मैसेज भी है राजद के वोटरों को कि देखो भाई, हम तो बनाते हैं मंत्री, हम तो बड़े बड़े पद देते हैं, हम तो बड़ी जिम्मेवारियां देते हैं यादवों को, हम तो यादव भरोसा है। आप पर लालू यादव को भरोसा है कि नहीं? जमीन वाला मामला हो जाए, कोई मामला, देखिए नित्यानंद खूब उछल चल के बोलते हैं। तो यही बात है, कहीं ना कहीं नित्यानंद का पट यहाँ से कटता टिकट मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। मेरी तरफ से थम्स अप है। सर, इसके इतर एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। ठीक है, उस सीट पर जो है नित्यानंद राय की लोकप्रियता अच्छी है, आपने भी थम्स अप कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो ओवरऑल एक सीएम फेस की तरह इन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा था और सम्राट चौधरी के आने के बाद क्या इनकी पॉपुलैरिटी भारतीय जनता पार्टी में एज ए सीएम फेस गिरा है? देखिए, इसको आप ऐसे समझना पड़ेगा कि किसी होटल का मालिक अगर बैठा हुआ है कहीं पे होटल में, तो निश्चित तौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति है, सब कुछ उसी का है। लेकिन उस होटल में अगर किसी गेस्ट को बिठा दिया जाए किसी टेबल पर, तो अब उस टेबल पर वो मालिक आकर नहीं ना बैठ सकता है। वो टेबल कुछ देर के लिए उसकी हो जाती है। कार्य क्षेत्र अलग है, अधिकार क्षेत्र अलग है। जहां सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का नेक्स्ट चेहरा बनाकर पेश किया गया एक सीमित दायरे में, वहीं नित्यानंद राय उन जिम्मेवार लोगों में से है जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि इनको चेहरा बनाइए। तो एक व्यवस्थापक है और एक चेहरा है, व्यवस्था का हिस्सा, व्यवस्था का प्रोडक्ट। तो इसको समझने के लिए इतना काफ़ी है। देखिए, नित्यानंद राय को पीछे जरूर केवनिया का ढकेल दिया था मंचे पर अमित शाह जी ने कि पीछे हटिए, लेकिन नित्यानंद जानते थे कि इंसल्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है जो मुझे फॉलो करना है, मुझे पीछे जाना था कि एक ऐसे समाज का व्यक्ति जो बिहार में बड़ी जनसंख्या रखता है, जो नीतीश कुमार को उनकी भाषा में जवाब दे सकता है और बिहार के ही दायरों तक सीमित रहेगा। वो न केंद्र में मंत्री बनने जा रहा है, ना वो मेरी कुर्सी कभी छीनने जा रहा है, ना वो मेरी महत्वाकांक्षाओं का कभी सीधे काटने वाला होगा। बिहार भर में इनकी ताकत रहेगी और इसी वजह से ये कभी कॉन्फ्लिक्ट आप देखिएगा नहीं। जी। चलिए, उजियारपुर पे हम लोग फिर से बाबा के पास चलते हैं। बाबा, नित्यानंद राय जी का क्या होगा? देखिए, 2008 में जब परिसीमन हुआ तब से लगातार आप देख रहे होंगे कि पहले अश्वमेधा देवी, उसके बाद से 2 चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ का जो परिस्थिति है उसमें यादव और कुशवाहा दोनों बराबर वोटर हैं। यही कारण है कि कुशवाहा समाज से आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2 लोग नित्यानंद राय के विरुद्ध चुनाव लड़ चुके हैं। आलोक मेहता भी लड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ चुनाव लड़े हैं, लेकिन दोनों हारे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जो नित्यानंद राय का कद है वो केंद्रीय नेतृत्व में एक बड़ा कद है। एक तो केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरा वो गृह विभाग के राज्य मंत्री हैं, इसका भी एक प्रभाव है।
सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बेहतर काम किया था, सामंजस्य बिठाने का काम किया था। और यही कारण है कि जैसा कि नमन जी ने बताया भी कि आज भी उनको मौका इसी बात का दिया गया है और यही उनकी जिम्मेवारी भी है कि वो बिहार में कैसे पार्टी बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सके, उसका पूरा जिम्मेवारी और उसकी व्यवस्था उनको करना। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि यादवों की जितनी भी सभाएं हुई हैं, यादवों को जो ऊपर ला करके रखा गया है, आपने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष तक यादव समाज से ला करके बनाया गया। यही वह यादव समाज है जो आज से 8-9 महीना पहले, आपको याद होगा जब कमेटी बनी थी तो एकमात्र यादव बिहार कमेटी में थे, लेकिन आज सभी शीर्ष पदों पर आप देखिएगा तो फैले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है, कुजियारपुर में नित्यानंद राय का टिकट कटता हुआ कहीं से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण उनकी सिंपलिसिटी भी है, जिस प्रकार से क्षेत्र में वो जाते हैं, काफी मतलब घुल मिल जाते हैं जनता में। बिल्कुल, देखिए उनका एक पैर पटना यानी कि अब बिहार और दूसरा पैर उनका दिल्ली में रहता है। अपने विभागीय कार्य के अलावे बिहार में क्या कुछ हो रहा है उसकी बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली हुई है और जिम्मेवारी को निभा भी रहे हैं। चलिए, तो देखिए अगले सीट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यह लास्ट सीट है जिस पर हम लोग बताने वाले हैं आपको कि ये 17वां सीट है और सबसे इंटरेस्टिंग सीट है, रिजर्व सीट भी है, देखिए ऐतिहासिक सीट भी है। अब इसका नाम भी हम लोग बता देते हैं, यह सीट है सासाराम। यहाँ पर अभी जो वर्तमान में सांसद हैं उनका नाम है छेदी पासवान और पॉपुलैरिटी ग्राफ देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। छेदी पासवान दूसरे नंबर पर हैं 27% पाकर, लेकिन पहले नंबर पे कौन है तो पहले नंबर पे है ललन पासवान 33 नंबर पाकर। और विधानसभा वाइज बात किया जाए सर तो तीन विधानसभाओं में ललन पासवान की पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर है, तो 3 विधानसभा में छेदी पासवान की पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर। ललन पासवान कौन है आपको पता ही है जी, किस पार्टी में है ये भी आपको पता है। सीट बड़ा मुश्किल से ये उस तरफ जाता है मुझे दिख रहा है। रिजर्व सीट है। आरएलएसपी से जब ललन पासवान और बाकी लोग भागे थे तो उस वक्त संभावनाएं बनी थी, लेकिन ये सीट साबित करता 8 बार जगजीवन राम यहाँ से जीते हैं और 2 बार उनकी पुत्री मीरा कुमार यहाँ जीती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार थी कांग्रेस की। कहा जाता है कि राहुल गांधी की परवरिश में भी उनका बड़ा हाथ रहा है, उनको बड़ा करने में उनके साथ बुआ मानते हैं राहुल गांधी उनको। इस क्षेत्र में उनके प्रभाव को कभी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो जो भी यहाँ विधानसभाओं में भी लड़ता है वो मीरा कुमार के आशीर्वाद से ही लड़ता है कांग्रेस पार्टी में। और रही छेदी पासवान की बात, तो 14 और 19 में छेदी पासवान ने कांग्रेस के इस गढ़ में भाजपा का लहर ला दिया। अब किसके सपोर्ट से लाया, कैसे लाया, ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बड़ी चेष्टा करके लाता है और पत्थर पे फूल खिलाने जैसा अगर काम करता है तो निश्चित तौर पर उसकी पॉपुलैरिटी जो भी कहती हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये जरूर कहता है कि ही डिजर्व्स अनदर चांस। अब बात इस क्षेत्र की करते हैं तो ये क्षेत्र लौकुश बहुल इलाका है। यहाँ पिछड़ी जातियों की भी जनसंख्या अच्छी खासी है, लेकिन रिजर्व सीट होने की वजह से इस सीट पर अक्सर टोकनिज्म पॉलिटिक्स ही आप देखिएगा, और उस टोकनिज्म पॉलिटिक्स में छेदी पासवान का नाम बहुत ऊपर है। छेदी पासवान उन्हीं नेताओं में से हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के जाने के बाद कहा था कि फिर आइएगा। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जाने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अइबे करेंगे। उनका वहाँ उजबुझा जाएगा मन। और ये स्थापित करता है इस बात को कि वो दूरदर्शी भी हैं, नीतीश की राजनीति को भी समझते हैं, और इस नेचुरल गठबंधन जो जदयू राजद का है, जदयू और भाजपा का है, इसके वो नेचुरल कंटेस्टेंट हो सकते हैं। ललन पासवान परिस्थितियों के हीरो हो सकते हैं। अगर एकाएक ने भाजपा तय कर ले कि सीट से नहीं लड़ना है, किन परिस्थितियों में करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और अगर वो सीट जाती है तब शायद कंसिडरेशन में कोई आ सकता है, अदरवाइज बहुत असंभव सा है। नाम तो कई लोग यहाँ से चल रहा है और भी, लेकिन किसी का नाम लेकर इस विश्लेषण को हल्का नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये यहाँ से मुझे लगता है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं छेदी पासवान वो अश्वत्थामा हैं, तो उनके लिए डबल थम्स अप। चलिए बाबा के पास चलते हैं। बाबा आपके तरफ से क्या लगता है? देखिए 2014 आपको याद होगा, 2014 में मोदी लहर थी। हालांकि कहा जाता है कि मोदी लहर में जितने भी लोग जीत करके आए थे वो सभी आए थे, लेकिन 2019 में परिस्थितियां बदली थी। नीतीश कुमार के आने के बाद से जो सीटें कटी थी, 2 दलित सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, जिसमें जनक राम
का कुर्बानी दिया गया था और छेदी पासवान को बरकरार रखा गया था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि छेदी पासवान कितना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो जो नमन जी ने कही कि जो भी लोग आए हैं इस लालसा में कि सासाराम की सीट उनको मिलेगी, उनको अभी और इंतजार करना होगा। छेदी पासवान को लेकर के हालांकि इनका ग्राफ नीचे हो ऊपर हो उससे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंतिम सर्वे होगा और केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा उस फैसले पर बहुत कुछ टिका रहेगा। जगजीवन राम से लेकर के मीरा कुमारी तक इस सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी हैं और ये काफ़ी चर्चित सीट भी रहा है, क्योंकि मीरा कुमारी और जगजीवन राम पहले इस देश के उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम बने और वहीं मीरा कुमार एक तरफ जहां लोकसभा के अध्यक्ष रहीं, वहीं राष्ट्रपति की भी उम्मीदवार रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सीट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हॉट सीट है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। तो छेदी पासवान के लिए निश्चित रूप से। चलिए, तो हमारे दोनों डॉक्टर साहब ने इस सीट पर बता दिया है कि हमारे डॉक्टर साहब जो कि पॉपुलर डॉक्टर साहब हैं, हमारे संपादक नमन सर, उन्होंने कहा कि डबल थम्स अप है छेदी पासवान के लिए। बाबा ने कहा कि एक सिंगल थम्स अप दिया है, लेकिन दोनों ही स्थिति में छेदी पासवान का टिकट यहां से कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल देखिए 17 सीटों का बिहार में हमारे जो दोनों डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर साहब और एक विशेष डॉक्टर साहब ने पंचनामा करके आपको बता दिया है कि आखिर किन सीटों पर किसकी लगेगी लॉटरी और किसकी कटेगी टिकट। आगे और भी ये जो सिलसिला है, ये जो प्रोग्राम है आगे चलता रहेगा। अभी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 17 सीटों पर किया है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर करेंगे, उसके बाद महागठबंधन के सीटों पर, इंडिया गठबंधन के सीटों पर भी हमारी ये सीरीज आते रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।